नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के ऊपर। बात इसलिए जरूरी है कि आज यानी कि 22 सितंबर को जो जीएसटी के जो नए रेट्स लागू हुए हैं और लगभग 8 वर्षों के बाद, 8.25 वर्षों के बाद सरकार को सूझा कि कुछ परिवर्तन करना चाहिए। पर यह परिवर्तन अभी क्यों? सरकार की मंशा तो अभी भी नहीं थी कि हम परिवर्तन करें, क्योंकि सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज होना चाहिए था उनको हर साल का जीएसटी में, वो भी उनको मिल रहा है। पर बहुत सारा घटनाक्रम जिसमें देश का और विदेश का, जिसने सरकार को मजबूर कर दिया कि अभी कोई ना कोई एक ऐसा रिफॉर्म लाना चाहिए जो लोगों को या लोगों का गुस्सा शांत कर सके, जो लोगों के मनों में उबलता हुआ ज्वालामुखी है, बेरोजगारी का, आर्थिक दृष्टि से जो तंगी है उससे जूझने का। और सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं बताई जाती कि पिछले 2 से 3 सालों के अंदर हम भारतीयों के द्वारा सोना गिरवी रखकर बैंकों से लोन लिए जाने की जो रकम है वो बढ़ती चली गई। मुझे लगता है कि इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। देखिए, अगर आपका कार का लोन लिया जाता है, हाउसिंग लोन लिया जाता है, तब तो ठीक है। लेकिन सोने को गिरवी रख के लोन लिया जाए तो ये हमारी बदहाली के, हमारी गुर्बत के हालात को शो करता है। यहां पर जो चिंता की रेखाएं हैं आरबीआई ने भी शो की। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने जिसके हमारे पास आंकड़े हैं अभी तक, जो पिछले हफ्ते आए। अगर पिछले साल इन्हीं 4 महीनों को देखा जाए तो हम भारतीयों ने सोना गिरवी रखकर 30,000 करोड़ का बैंकों से लोन लिया। अब इसके अंदर वो लोन शामिल नहीं है जो एनबीएफसी को सोना गिरवी रख के लिया जाता है या किसी सुनियारे के पास, जूलर के पास जाके लिया जाता है। ये तो सरकारी बैंकों के पास है या जिसमें रेकोग्नाइज प्राइवेट बैंक भी है, एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह भी है। तो पिछले साल 4 महीनों में भारतीयों ने 30,000 करोड़ का लोन लिया सोना गिरवी रख के। इन्हीं 4 महीनों के अंदर जब हम आंकड़े देखते हैं हाउसिंग लोन के, कार फाइनेंस के, पर्सनल फाइनेंस के, सब डाउन होते हैं। लेकिन पिछले साल के उस 30,000 करोड़ के मुकाबले इस साल इन्हीं 4 महीनों के अंदर, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, हम भारतीयों ने सोना गिरवी रख के 90,000 करोड़ का लोन लिया, जो पिछले साल 30,000 करोड़ थे। यहां से क्या संकेत निकलते हैं कि आज हमारी गुर्बत, हमारी गरीबी आज इस स्तर पर आ गई है कि हमें सिर्फ पहले 4 महीने के अंदर ही सोना गिरवी रख के 90,000 करोड़ का लोन लेना पड़ा। इनकम ही नहीं है, आय ही नहीं है। जहां हमारी इंडस्ट्री की आय 8%, 10%, 12% हर साल बढ़ी, और कोरोना के बाद में एक आम भारतीय की आय में जो वृद्धि हुई है वो 3 से 5% की हुई टोटल मिलाकर, बस इतनी। अब वो महंगाई जो सरकार दिखाती नहीं है, 1.5-2% का इन्फ्लेशन दिखाती है, 2.5% का दिखाती है, वो सरकार जो मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसे देखने को तैयार नहीं है। कोई सब्जी 100 रुपए किलो से सस्ती नहीं, कोई फ्रूट 200 रुपए किलो से सस्ता नहीं, डॉक्टर की फीसें बढ़ गई, दवाइयां, उनके रेट बढ़ गए, बच्चों की फीस बढ़ गई, बच्चों की स्टेशनरी की किताबें, उसका रेट बढ़ गए, बच्चों की बस की फीस बढ़ गई। ये कहां काउंट होते हैं इन सारे के सारे सरकार के इंडेक्सेस के अंदर?
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। सरकार को इस बात का एहसास है। आरबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि बढ़ता हुआ लोन सोने को गिरवी रख के एक अत्यंत चिंता का विषय है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम भारतीय उतनी आय अर्जित करने में अब हम कामयाब नहीं हो रहे हैं जितने हमें उससे गुजारा हो सके। अब 4 महीने के अंदर अगर हमने 90,000 करोड़ के सोना गिरवी रख के लोन लिया, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हम ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं इसी साल में, 12 महीने के अंदर, सोना गिरवी रख के, जो पहले कभी नहीं हुआ आज तक, इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ। और मोदी जी ने एक छूट दे दी, आप लोगों के 2.5 लाख करोड़ की आपकी बचत होगी, 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी इनकम टैक्स की छूट से और जीएसटी की छूट से। पर यहां तो 2.5 लाख करोड़ का सोना गिरवी रख के खरीदा, लोन लिया जा रहा है। क्या मेल है दोनों में आपस में? कोई सोचिए इस बात में, लोगों को सोचने की जरूरत है। 8 साल तक तो जीएसटी पे लूट चलती रही, लगातार उसके रेट बढ़ते रहे, हर साल 12-14% का इंक्रीज आता रहा। तो क्या पिछले 8 सालों में जब से जीएसटी आया था, लोगों की आय में क्या 8% का इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो बिस्कुट पैकेट जो पहले 10 रुपए का मिलता था और उसमें 10 बिस्कुट होते थे, अब भी वो 10 रुपए का मिलता है, लेकिन बिस्कुट उसमें 10 की जगह 6 हो गए या 5 हो गए, आधा पैकेट हो गया। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप उसी चीज को अब ज्यादा टैक्स दे रहे हो। आपने पहले भी 18% टैक्स दिया या 12% टैक्स दिया, तो उसी चीज की वैल्यू बढ़ गई। इन्फ्लेशन तो चल ही रहा है ना, इन्फ्लेशन तो ठंडा नहीं हुआ ना। तो जो चीज पहले आज से 5 साल पहले 10 रुपए की थी, अभी आज वो 20 रुपए की है। उसी चीज के ऊपर पहले 10 रुपए के ऊपर जीएसटी आता था, अब उसी चीज पे 20 रुपए भी जीएसटी आता है। जैसे कि पहले एक मिनरल वाटर की बोतल थी, 10 रुपए की नॉर्मली आया करती थी 1 लीटर की, अब वही बोतल 20 रुपए की आती है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो साहब, 2020 में आपको 10 रुपए के ऊपर 18% मिलता था, अब आपको उसी बोतल के ऊपर 20 रुपए पे 18% मिलता है, और आप कह रहे हो देखो भारत तरक्की पर है। बोतल तो वही एक बिक रही है ना, पहले भी एक बिकती थी, आज भी एक बिकती है, लेकिन आपका टैक्स दुगना हो गया इन्हीं 5 सालों के अंदर। और जनता को बताया देखो हेल्दी इकोनॉमी है, कितनी स्वस्थ इकोनॉमी है, हमारा जीएसटी बढ़ रहा है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है। लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा जा रहा है। जीएसटी का झटका इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो उसके कारण कहीं और से निकल के आते हैं। वो कारण क्या है? ट्रंप सरकार आई तो ट्रंप सरकार ने भारत के ऊपर एक एक करके हाइड्रोजन बम फोड़ने शुरू किए, और जब भारत की ऐसी हालत हो गई कि जहां पर $60 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट, $60 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को 27 अगस्त को शून्य हो गया। शून्य। $7 बिलियन हर महीने होता था, 7। अब उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल तो जा रहा है, और बाकी करीब $5 से $6 बिलियन बिल्कुल शून्य हो चुका है। ना कारपेट, ना गारमेंट, ना टेक्सटाइल, ना लेदर, ना श्रिम्प यानी कि झींगा, ना ही इसके साथ सैरामिक टाइल्स, ना ही मशीनरी, ना ही कुछ और। 10 करोड़ लोग बाहर हो गए, उनकी दिवाली जो आएगी अब काली दिवाली है। सूरत के 15 लाख डायमंड वर्कर्स कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं। मोरबी के 5 लाख सैरामिक टाइल्स के वर्कर, जिनका 80% अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था, खाली बैठे हैं। टेक्सटाइल में 4.5 करोड़ लोग खाली बैठे हैं। लेदर सिर्फ कानपुर के अंदर 5 लाख लोग खाली बैठे हैं। भदोही, मिर्जापुर, बनारस कारपेट इंडस्ट्री, 80% कारपेट अमेरिका को जाता है। 25% स्किल और 75% अनस्किल्ड, टोटल 1 करोड़ वर्कर्स खाली बैठे हैं। श्रिम्प, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग काम करते हैं श्रिम्प फार्मिंग के अंदर, फैमिली मिला के, जिसमें अधिकतर आंध्र प्रदेश में 71%, वहां 77% श्रिम्प आंध्र से जाता है, और कुछ उड़ीसा से भी जाता है। कितना एक्सपोर्ट है? शून्य। आप सोचिए, करोड़ों लोगों की दिवाली काली हो गई।
तब मोदी जी को ध्यान आया, क्योंकि ये रशिया के अटैक जो थे, सो कॉल्ड रशियन ऑयल पे जो अटैक थे, अमेरिका का टैरिफ लगाने का, इस बात ने रियलाइज करा दिया सरकार को कि बहुत सारे लोगों के पास अब खाने को रोटी नहीं होगी, लेकिन वो बोल नहीं सकते, इस बात को अनाउंस नहीं करते। टीवी को भी कहा जाता है कि आप अनाउंस मत करो उसको, टीवी न्यूज को भी अनाउंस गवर्नमेंट से मना किया हुआ है। अब इन हालातों के अंदर 8 वर्षों तक जीएसटी पे जम के लूट हुई है और हमारी जेब से पैसा निकाला गया, जबकि हमारी आय तो बढ़ी नहीं थी ना। लेकिन मोदी को उसका कोई अफसोस नहीं हुआ, कतई अफसोस नहीं। अब हमसे कहा जाता है कि देखो हमने रिफॉर्म कर दिया और अब छूट मिलेगी, अब आप बचत उत्सव मनाओ। कहां से बचत उत्सव मनाओगे यार आप? पहले आए तो हो। कोई सरकार जो है, बंदा उसका सरकार का कोई मूल बात तो करता ही नहीं ना। हमने इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट दे दी। 12 लाख की इनकम किसके पास है? 12 लाख की इनकम किसके पास है भाई जो छूट दे दी आपने? पहले 12 लाख पैदा तो करो। जीएसटी में छूट, कारें खरीदो, लैपटॉप खरीदो। रोज यही काम रह गया हमको, कि कारें और लैपटॉप ही खरीदते रहे हम लोग क्या? और कोई काम नहीं रह गया हमको? तो साहब, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है, यहां से फॉल्स पिक्चर स्टार्ट होती है। और वो फॉल्स पिक्चर का मतलब ये होता है कि आप चीजें खरीदो, लेकिन आप उससे ये मत पूछो कि मेरी आय कहां से आएगी। ना तो निर्मला चाची पूछती है कि आपकी आय बढ़ी या नहीं बढ़ी, ना मोदी जी कहते हैं कि आय बढ़ी ना बढ़ी। आय तो बढ़ नहीं रही है, आय नहीं बढ़ रही है, आय तो स्टैटिक है हमारी। इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई साहब और ज्यादा अब चीजें खरीदो। और ज्यादा चीजें खरीदेंगे कहां से? काली दिवाली सामने खड़ी है। वैसे भी इन 3 महीनों के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर या सितंबर बीच से स्टार्ट हो जाता है, ये 3 महीने, सितंबर आधा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये फेस्टिवल के महीने माने जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर माने जाते हैं, क्योंकि वहां भी क्रिसमस नया साल होता है। तो सबसे ज्यादा खरीदारी दुनिया में यही होती है। ये जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा खरीदारी। तो मोदी ने सोचा कि झटका तो लग चुका है, $60 बिलियन चला गया, इसके अलावा आईटी सर्विसेज पे भी झटका आने जा रहा है। तो अब किससे बचा कैसे जाए? जनता को लॉलीपॉप कैसे दिया जाए? आपके सामने एक बड़ी सही पिक्चर रखी गई। 5, 12, 18, 28, हमने ये 4 स्लैब थे, हमने 4 स्लैब को हटा के 2 कर दिया, अब सिर्फ 5% और 18% है। पर कहीं भी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं लिखा कि 28% हटा हटा के 40% आ गया। ये आपको नहीं बताया। आपको ये नहीं बताया कि 0%, 0.25%, 1.5%, 3% के जो स्लैब है वो तो अभी भी है, अभी भी है, वो हटे नहीं है। तो 5, 12, 18 और 28 में से आप लोगों ने क्या कहा कि 12 हटा दिया और कहा कि अब 5 और 18 रह गए बस। 28 हमने हटा दिया। 28 के ऊपर बड़ा क्रॉस आया हुआ, अखबारों के अंदर ऐड आया हुआ है, पर आगे ये नहीं लिखा कि 40 नया आ गया, 40%। सोचिए, आप कोका कोला पीते थे, थम्स अप पीते थे, सरकार कहती है ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसकी बिक्री सरकार के लिए लाभदायक है। तो सरकार ने सोचा यार 28% टैक्स था कोका कोला के ऊपर, थम्स अप के ऊपर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसको कहा जाता है। तो हमने सोचा कुछ राहत मिलेगी इसके ऊपर। ये कोई लग्जरी थोड़ी है, ये कोई सिन टैक्स थोड़ी है, यानी कि पाप वाला जो चीजें होती है वो तो नहीं है, ये कोई विलासता की वस्तु थोड़ी है। एक गरीब भी उठ के एक 20 रुपए की कोका कोला की बोतल लेके पी लेता भाई, पीता नहीं पीता? पीते हैं। पर सरकार समझती है विलासता की वस्तु, ये जंक फूड है। 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया साहब। यानी कि आप पियोगे तो आपकी सेहत खराब होगी, लेकिन आप पियोगे तो सरकार की सेहत अच्छी होगी, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा पैसे आएंगे। आपके घर क्यों महंगे हुए थे? क्योंकि 8 साल तक आपने सीमेंट को 28% में रखा था और भारत की जनता को लूटा आपने। जिस चीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मकानों को आप सुलभ दामों पर लोगों को दिलवाने की बात करते थे, और जिसे 18 भी नहीं बल्कि 5% पे होना चाहिए था सीमेंट को, उसे आपने 8 साल तक 28% पे रखा। क्यों? सोचने वाली बात है ना।
अब 18 पे लेके आए, 18 पे लेके आए, तो रेसिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं, फ्लैट्स हैं, वहां पर जो इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं देंगे। इसका मतलब है कि सीमेंट के दाम घटेंगे ही नहीं। क्यों नहीं घटेंगे? सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा इनपुट क्या है? कभी आपने सोचा? सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा इनपुट है कोयला। कोयला सबसे बड़ा खर्चा कोयले का होता है उसमें, सीमेंट बनाने में। क्योंकि वो अग्नि पैदा करनी होती है ना आपको, 1400 डिग्री का टेम्परेचर। तो कहां से पैदा होता है? वो कोयले से। तो हर सीमेंट प्लांट में आपको कोयला मिलेगा, कोयले की भट्टी मिलेगी जिसके तप के सीमेंट बनता है। साहब, अगर इनपुट महंगा हो जाए तो सीमेंट सस्ता होगा क्या? देखिए सरकार की चाल देखिए। सीमेंट के ऊपर 28% से घटा के टैक्स जो था 18% कर दिया। 10% की छूट हो गई ना। लेकिन सीमेंट का सबसे बड़ा जो इनपुट है वो कोयला है। कोयले के ऊपर आप गौर कीजिएगा, ये कोई आपको नहीं बताएगा। कोयले के ऊपर जीएसटी सरकार ने 5% से बढ़ा के 18% कर दिया। 13% का इंक्रीज हुआ है साहब, 13% का। कोई मिनिस्टर, कोई निर्मला चाची, कोई सेक्रेटरी आके नहीं बताएगा कि हमने क्या किया। तो सीमेंट इंडस्ट्री को लेफ्ट से लेके राइट में चोट मार दी। उसकी कीमत कम कैसे होगी? अगर उसका इनपुट 5% के जीएसटी की वजह 18% के इनपुट के ऊपर आएगा, तब आप क्या करोगे? धोखा दिया गया, चीट किया गया। भारत में इंडस्ट्री लगाना, एमएसएमई हो, छोटा हो, माइक्रो हो, गुनाह है। एक इंडस्ट्री लगा लो, 70 इंस्पेक्टर कटोरा लेके भीख मांगने आ जाते हैं, मेरी रिश्वत दो, मेरी रिश्वत दो, मेरी रिश्वत दो। और उनका एक ही काम है, आपके दोष ढूंढना। जिस देश के अंदर आपके लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज आपको सिर्फ दोष निकालने के लिए आपके पास आएंगे, वो देश तरक्की नहीं करता। इनकम टैक्स और जीएसटी वाले जब आपके पास आते हैं, आपने फैक्ट्री खोल ली तो आपको चोर समझा जाता है, डाकू समझा जाता है। आप वेल्थ क्रिएटर नहीं, आपकी इज्जत नहीं होती। हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। इतने क्लमजी लॉज हैं। और सबसे पहले आते ही गवर्नमेंट ऑफिशियल आएंगे, वो कहेंगे तुम तो चोर हो। पहले ठप्पा लगा देंगे, इंडस्ट्री है, तुम तो चोरी करते हो। जब आप हर एक को चोर की नजर से देखोगे तो फिर आप क्या हो जाएगा? वो देश तरक्की कैसे करेगा? खैर, 8 वर्षों तक लूट हुई, और अब मोदी जी कहते हैं कि भाई साहब भारत में निर्माण करो, भारत में इन्वेस्ट करो। कोई बेवकूफ है कि जो भारत में इन्वेस्ट करेगा? अगर प्राइवेट इंडस्ट्री, जिसे प्राइवेट कैपेक्स भी कहते हैं, अगर इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं कर रही पिछले 10 सालों से, तो बेवकूफ थोड़ी है। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। सिर्फ कुछ बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो छोटी मोटी एक्सपेंशन करते हैं, बाकी तो छोटे में तो कोई भी नहीं कर रहा है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो वैसे ही मरा पड़ा है। तो जीएसटी की जो लूट हुई है 8 सालों में, और अब आपसे कहा जा रहा है कि हम आपको सस्ता माल देंगे, आप बचत उत्सव मनाओ जाके। तो मेरा एक सवाल है यहां पर, मोदी जी पहले पैसे तो दो खरीदारी करने के लिए। उस पर सरकार के एक मंत्री और एक उनके सेक्रेटरी आप कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके लॉसेस तो करीब करीब 48,000 करोड़ के हैं सिर्फ, आप करीब करीब 23-24 लाख करोड़ इकट्ठा करते हो साल में, और जो टोटल लॉस होंगे सारे रिफॉर्म के द्वारा, वो तो 48,000 करोड़ के हैं। इसका तो एक महीने में 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ तो पीनट्स है बिल्कुल। तो लॉस तो है नहीं यहां पर। और स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आती है, वो तो कहती है सिर्फ लॉस 4,000 करोड़ ही होगा, 48,000 करोड़ भी नहीं होगा। तो एक गवर्नमेंट के सेक्रेटरी कहते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली ये क्या है ना कि ये फाइनेंशियल रिफॉर्म नहीं है, ये फिजिकल रिफॉर्म नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इसका मतलब उसको पता था कि इसमें से जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं वही सोच रहा था, अगर 2 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन है हर महीने का ऑन एन एवरेज, और 2 लाख करोड़ का कलेक्शन 2 लाख करोड़ ही रहता है, तो कंसेशन कहां है?
दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि मेरा सालाना कलेक्शन 24 लाख करोड़ होगा, 2 लाख करोड़ के एवरेज के हिसाब से, एक एग्जाम्पल के तौर पे 22, 23, 24 लाख करोड़ तो आ ही रहा है ना। चलो मैं 24 लाख करोड़ मान के चलता हूं। अगर आपके पास 24 लाख करोड़ की बजाय 23,60,000 करोड़ आता है, तो आपने क्या दिया जनता को? आपने दिया क्या उसके अंदर, आप मुझे बताइए सही। और मोदी जी कहते हैं मैंने आपको 2.5 लाख करोड़ दे दिया इनकम टैक्स की छूट में और इसमें। कहां से दे दिया भाई साहब, जरा पता तो लगे। कौन सा 2.5 लाख करोड़ है भाई साहब? इनकम टैक्स में जो टोटल छूट है वो 70-80 हजार करोड़ के आसपास है। और जो जीएसटी की छूट होगी वो 40-45 हजार करोड़ होगी। और एसबीआई की सोचे तो 5 हजार करोड़ है, 4 हजार करोड़ है। और वैसे भी अक्टूबर के मंथ के आंकड़े दिसंबर पहली को आएंगे। तब मैं आपको पिक्चर बताऊंगा कि सरकार का एक पैसे का भी लॉस नहीं होगा, या जो भी होगा एक मार्जिनल एक लॉस होगा, जिसे लॉस कहना ही बेकार है। साहब, अगर सरकार का कलेक्शन डाउन नहीं होता है, कलेक्शन उतना का उतना है, तो आपने क्या दिया लोगों की पॉकेट में, आप मुझे बताइए तो सही। इस बात का जवाब नहीं है किसी के पास, मैं आपको बताऊं। जब मैंने एक अधिकारी से बात की, तो कहते नहीं नहीं इसमें क्या लॉस नहीं होगा, इतना फाइनेंशियल बहुत मामूली सा कोई छोटा मोटा हो गया तो हो गया, वो भी 2, 4, 6 महीने के लिए हो गया, वो भी रिकवर हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर रिफॉर्म किसके लिए किया आपने? नहीं, क्या है ना कि जनता को तो बताना पड़ता है ना कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम रिफॉर्म कर रहे हैं। देखा, अच्छी बात है। तो ये जनता को दिखाने के लिए किया गया, मतलब पैसे उतने ही आएंगे आपके पास। कहता है पैसे तो करीब करीब उतने ही आएंगे, क्योंकि स्टेट्स ने भी तो कहा था कि हमें लॉस नहीं चाहिए। तो हमें स्टेट्स को भी तो सोचना पड़ता है ना, स्टेट्स को कैसे लॉस हो जाएगा। केंद्र को भी लॉस नहीं चाहिए, स्टेट्स को भी लॉस नहीं चाहिए। जनता को बताया जा रहा है आपका फायदा हो रहा है ना। यानी कि 2 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा, और जनता से कहा जाएगा देखो आपकी कितनी बचत हुई, कितना। कहां से बचत हुई भाई साहब, कुछ बता तो दो कम से कम, किधर से हुई है। बदकिस्मती है हिंदुस्तान के अवाम की, बदकिस्मती है कि जिनकी सरकार बेसिकली खुद ही चोर है, खुद ही लुटेरी है, खुद ही डाकू है, जो रोज हमारी जेब से पैसे लूट खसोट के निकाल लेती है। और फिर कहती है देखो मैं तुम्हारा भला कर रहा हूं, मैंने तुम्हें लूटा, मैंने तुम्हें लूट के तुम्हारा भला किया। अगर मैं तुम्हें नहीं लूटता तो कोई और लूट के चला जाता, इससे अच्छा मैं ही तुमको लूट लूं। बट ए ट्रेजिडी साहब, 8 साल की जीएसटी लूट पर कोई अफसोस नहीं, और अब नया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया, इसमें भी कोई छूट नहीं, इस पर भी मोदी को कोई अफसोस नहीं। और कहते हैं कार खरीदो, लैपटॉप खरीदो, सारे हिंदुस्तान के पास अब कोई काम ही नहीं रह गया। कार खरीदो, लैपटॉप खरीदो, कार खरीदो, लैपटॉप खरीदो, और कोई काम है क्या हमें? नहीं ना। दैट इज द ट्रेजिडी ऑफ इंडिया, कि यहां पे आपको सब लोग मूर्ख बनाते हैं, और सरकार में बैठे हुए कुछ मक्कार आदमी, जिनमें पूरी सरकार ही मक्कारी से भरी हो, उसका एक ही मकसद है, मुझे कर चाहिए, मुझे टैक्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और मैं तुम्हें कोई छूट देने को तैयार नहीं। मैं बातें करूंगा लेकिन दूंगा नहीं तुमसे। मैं जताऊंगा कि मैंने तुमको कंसेशन दी, लेकिन मैं दूंगा नहीं तुमसे। मैं तुमसे उतना ही पैसा निकालूंगा जितना मैं पहले निकाल रहा था, बल्कि शायद और ज्यादा निकाल। और उस एटीट्यूड का क्या होगा? जहां पे इंडस्ट्री वालों को सब लोग चोर समझते हैं, वो एटीट्यूड बना रहेगा, क्योंकि आपने लॉ में चेंज करना नहीं। और आज की डेट में ग्राउंड पे करप्शन इतना है, जो शायद पिछले 78 सालों में भारत में कभी नहीं रहा। एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने भी कह दिया कि आपके तो सारे के सारे जो लोग हैं ना, डिपार्टमेंट वाले, वो तो इंडस्ट्री वालों को, उद्योग वालों को चोर समझते हैं, डाकू समझते हैं। ये एटीट्यूड जो है कि तुम डाकू हो और मैं संत हूं, राजा हरिश्चंद्र हूं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए ना तो हम इनोवेटर बनेंगे, ना हम रिसर्चर बनेंगे, ना ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, वो लोगों का जुनून है, लोगों का स्पिरिट है, कि वो हार नहीं मानते। अगर किसी को सल्यूट करना है, तो इस भारत की जनता को सल्यूट करो, कि इतने जुल्म सहने के बाद भी जिंदा है, इतने जुल्म सहने के बाद भी जिंदा है, उनकी जेबों के ऊपर कटौती हुई है उसके बावजूद भी जिंदा है, और उनका शोषण हो रहा है
तो भी जिंदा है। आदत पड़ गई है ना हजारों सालों से कि ऊपर वाले तो शोषण ही करेंगे। आप भी तो वही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी बनेंगे। धन्यवाद।